Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to sum up whole chapter Era of One Party Dominance. As you all know, we have done lot of things related to the chapter and today we are going to sum up the whole chapter. Till now we are able to get a lot of things, and in last class basically what we have discussed the role of opposition party in the success of democracy. Basically we have discussed that what was the importance because of those political parties, those who were in the opposition. Because of those party, India is able to sustain with democracy. क्योंकि जब तक अगर आप जस्ट रूलिंग पार्टी को फेवर करते हो, जब तक आपने अपोजिशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया ना, तो इट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. क्योंकि अपोजिशन ही तो वही पर्सन होते हैं ना जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपका माइंड कंसंट्रेट करवाते हैं. क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी होगी दैट विल ट्राई टू शो एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू इट्स आइडियाज ओनली. इट विल ट्राई टू शो दैट माय एवरी पॉलिसी इज कंप्लीटली करेक्ट. But opposition is the party which was telling that your problem was there with this particular policy. So now we will discuss what happened after that. Okay, so let us discuss it. We have discussed the importance of opposition. So now we are doing further from that paragraph. In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of Congress and those of the opposition. पहले क्या हो रहा था हमारी कंट्री में, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था. किस किस के बीच में? लीडर ऑफ द कांग्रेस एंड दोज ऑफ द लीडर्स ऑफ अपोजिशन. दोनों के बीच में ना ज्यादा म्यूचुअल रिलेशनशिप था. म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब कैसे है कि अगर कोई एक पर्सन कांग्रेस को फेवर करता है, कांग्रेस का मेंबर है, और कोई एक पर्सन सपोज भारतीय जनसंघ का मेंबर है, सो बोथ ऑफ देम ऑल्दो दे कुड हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बट दे विल रिस्पेक्ट ईच अदर. ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरी पार्टी को फेवर कर रहे हो, मैं दूसरी पार्टी को फेवर कर रही हूं, तो हम दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज ओनली. दैट थिंग वर नॉट हैपनिंग. Okay, so the interim government that ruled the country after the declaration of independence and the first general election included opposition leaders like Dr. B.R. Ambedkar, Shyama Prasad Mukherjee in the cabinet. अब देखो अंतरिम गवर्नमेंट, बेसिकली अंतरिम गवर्नमेंट क्या थी? अंतरिम गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कंसीडर किया गया है एज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट इंडियाज फर्स्ट इलेक्शन वर देयर इन 1952. राइट. सो उस बीच में जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे भी तो कोई ना कोई था जो हमारी कंट्री को रूल कर रहा था, हमारी कंट्री को गवर्न कर रहा था, है ना? तो अभी देखो क्या हुआ था जब 1946 में ना कहीं कैबिनेट मिशन हमारी कंट्री में आया था. तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हम ना एक कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, तब तक जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस गेन करता है तब तक लॉ मेकिंग का वर्क भी वही करेगी. So जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, so basically it was a government which worked from 1947 to 1952, क्योंकि उसके बाद हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो अब इस गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस गवर्नमेंट ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद अपोजिशन लीडर्स जो थे ना, वो क्या किया, इंक्लूड किया कैबिनेट में, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी. राइट. Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. अब देखो as we studied right now only कि आप अगर दूसरी पार्टी से भी फॉलो करते हो, दूसरी पार्टी को भी आप रिस्पेक्ट करते हो, दूसरी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, इवन देन ऐसा नहीं होगा कि आपके आइडियाज को और आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा. क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही वॉज हैविंग ट्रस्ट इन सोशलिस्ट पार्टी, ही वॉज अ फॉन्ड, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेज करते थे सोशलिस्ट पार्टी की. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज ऑफ सोशलिस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉन्डनेस ऑफ द लीडर्स ऑल्सो, कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्वाइट किया जयप्रकाश नारायण को कि वो उनकी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर ले. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स व्हाट आर शोइंग टू यू, these examples are telling us that in India the politics was not a dirty game. है ना, जैसे हम पॉलिटिक्स को ट्रीट कर लेते हैं ना कि पॉलिटिक्स एक डर्टी वर्ड है जो कहीं ना कहीं यूज होता है, मेल प्रैक्टिसेस होती हैं. बट इन आवर कंट्री वी हैव सीन वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर आप दूसरी पार्टी से भी हो तो भी आपको इतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा. अगर आपके आइडियाज डिफरेंट हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लोग फेवर करेंगे और आपको रिस्पेक्ट आपकी मतलब आपके आइडियाज के बेसिस पे, बिकॉज यू आर राइट. Although you are different, but if you are right, you will be respected.
The same thing is happened. The same thing was happening at that particular time period, and just because of that, Pandit Jawaharlal Nehru called Jayaprakash Narayan several times to join his government. Got it? This kind of personal relationship with the respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense. लेकिन देखो पहले का फेज था जब कांग्रेस का, सो वहां पे क्या था? कोऑर्डिनेशन, इंक्लूजन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. बट फिर क्या होता है, जैसे जैसे कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एंड होता है, मतलब जब हमारे ऐसे लीडर जिनका ये माइंडसेट था दैट ऑल वी विल हैव टू वर्क टुगेदर, और कहीं ना कहीं इसी बेस पे कांग्रेस को हमने क्या बोला था? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, रेनबो ऑर्गेनाइजेशन वी हैव कंसीडर्ड इट. भाई बिकॉज वी वर हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप फ्रॉम इट, है ना? इसमें हर एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन था. बट क्या हुआ कि जो इस टाइप का पर्सनल रिलेशनशिप था कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना, ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया. क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि उसके बाद पार्टी में कंपटीशन मोर इंटेंस हो गया, कंपटीशन ज्यादा इंक्रीज हो गया. और देखो कंपटीशन इज ऑल्सो हैविंग टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इफ कंपटीशन इज गोइंग इन पॉजिटिव साइड देन इट इज गुड फॉर द कंट्री, है ना? मतलब अगर आप कंपटीशन अच्छे तरीके से कर रहे हो, अगर आप, क्योंकि देखो इसीलिए भी क्लास में बोलते हैं कि कंपटीशन होना जरूरी है, क्योंकि वो क्या है? पॉजिटिव कंपटीशन है, दैट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट गुड मार्क्स, योर फ्रेंड इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट गुड मार्क्स. इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने फ्रेंड के एनिमी बन जाते हो. दैट थिंग डजंट हैपन ना. दैट्स अ पॉजिटिव कंपटीशन एंड दैट शुड बी देयर. बट और यही सारी चीजें क्या हुई कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में उस टाइम पे नेगेटिव सेंस में जानी शुरू हो गई. कैसे जानी शुरू होगी? कि जैसे वो लीडर्स जो इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देते थे, उनके जाने के बाद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू हो गई. एंड द रीजन बिहाइंड इट दैट द पार्टी कॉम्पिटिशन दैट ग्रू मोर इंटेंस. पार्टी कॉम्पिटिशन ज्यादा इंक्रीज हो गया. Got it? So thus this first phase of democratic politics in our country was quite unique. और इसीलिए आप कंसीडर कर सकते हो कि जो फर्स्ट फेज था हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, ये बिल्कुल यूनिक था, अलग था वर्ल्ड में. The inclusive character of the national movement led by the Congress enabled it to attract different section, groups and interests, making it a broad-based social and ideological coalition. और इस वजह से क्या हुआ कि ये जो इंक्लूसिव कैरेक्टर था ना, कि आप सभी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने किसी को ये कंसीडर नहीं किया कि ये उस पर्टिकुलर ग्रुप को फॉलो करता है, उस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ कांग्रेस, है ना? इनिशियली कांग्रेस वाज ओपन फॉर ऑल, है ना? तो अब ये क्या था? इसी कैरेक्टर की वजह से नेशनल मूवमेंट में, इसी कैरेक्टर की वजह से कांग्रेस में क्या था? रिप्रेजेंटेशन था, एंड इट वाज एबल टू गेट support from each and every group, each and every section of the society. And just because of that, it was you can say, it was a broad-based social and ideological coalition. यानी एक ऐसा coalition बन गया जिसका बेस बहुत ज्यादा social और broad था. The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it head start over others. और जो यही रोल था ना कांग्रेस का कि सभी को रिप्रेजेंटेशन देना है, चाहे आप कि उसकी मतलब उससे डिफरेंट आइडियाज क्यों नहीं रख रहे हो, तो भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा. तो यही जो रोल था ना कांग्रेस पार्टी का फ्रीडम स्ट्रगल में, इसने इसको क्या कर दिया? इट हैड स्टार्ट ओवर अदर्स. और इसी पॉलिसी की वजह से, इसी क्वालिटी की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लीड किया हमारी कंट्री को और पार्टीज को ओवरकम कर लिया. एज द एबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पिरेंट्स for political powers steadily declined, other political parties started gaining greater significance. अब देखो फिर क्या हुआ? क्योंकि जो कांग्रेस की एबिलिटी क्या थी? That to accommodate all interest and all the aspirants. क्योंकि इसका तो वर्क ही था, स्टार्टिंग से आप यही पढ़ते आ रहे हो. We are calling it umbrella ना, we are calling it rainbow organization also. Why we are calling it? क्योंकि इसके पास जो क्वालिटी थी वो क्या थी कि इसकी क्वालिटी ये थी कि इसको अकोमोडेट कैसे करना था सारे के सारे इंटरेस्ट के साथ, सारे के सारे एस्पिरेंट्स, जो जितनी भी एस्पिरेशन थी सोसाइटी में, उन सबके साथ, है ना? फॉर पॉलिटिकल पावर. अब ये सारी चीजें इनिशियली फेज में तो ठीक थी, वन पार्टी डोमिनेंस एरा, बेसिकली जो आप सेंट्रल लेवल पे स्टडी करते हो 1952 से लेकर 1967 तक. तो उस टाइम तक, उस फेज में क्या हो रहा था? जब तक ये फेज कहीं ना कहीं ये वाली क्वालिटीज, ये वाली फीचर्स आपको कांग्रेस पार्टी में मिली, दैट दे वर एबल टू कोऑर्डिनेट, दे वर एबल टू इंक्लूड, they were able to use the policy of inclusion.
तो तब तक तो क्या हुआ, तब तक तो पार्टी वॉज एबल टू वर्क प्रॉपरली। बट फिर क्या हुआ, जैसे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इन सारी की सारी पॉलिसीज को ओवरथ्रो करना शुरू किया, तो अब क्या होना शुरू हो गया, इसकी वजह से जो ये सारी जब चीजें डिक्लाइन करना शुरू हुई, अदर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस। तो अब देखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर आइडियाज की वजह से आपकी आइडेंटिफिकेशन बनी है सोसाइटी में, है ना, और आप उन आइडियाज को ओवरथ्रो करके किसी और पॉलिसी पे वर्क करना शुरू कर देते, दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू योर इमेज, तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। अभी तक लोगों ने कांग्रेस को क्या देखा है, अभी तक लोगों ने कंसीडर किया कि कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बट नाउ सडनली कांग्रेस ने क्या करना शुरू कर दिया, इन सारे आइडियाज को डिक्लाइन करवाना शुरू कर दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ इफ द कांग्रेस पार्टी विल डिक्लाइन, सो अदर पार्टी विल टेक इट एज देयर अपॉर्चुनिटी। दूसरी पार्टीज को क्या लगेगा, दैट दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर अस ना, right, and just because of that those party started gaining greater significance, उनको इंपॉर्टेंस मिला शुरू हो गया। thus congress dominance constitutes only one phase in the politics of the country, इसीलिए जो कांग्रेस का डोमिनेंस था इतने लार्ज स्केल पे, वो एक फेज में रहता है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाले फेज में। वी शैल कम टू द अदर फेज इन लेटर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। और जो दूसरी बार फिर कांग्रेस कैसे पावर में आएगी, खुद को उतनी ही पावरफुल पोजीशन में कैसे लेके आएगी, वो सारी चीजें आप इसी टेक्स्ट बुक के दूसरे चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हो। अभी देखो, इस तरफ आपको गिवन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आई थिंक रीडिंग पोर्शन इज कंप्लीटली क्लियर टू यू, दिस पैराग्राफ इज लेफ्ट, लेट वी डिस्कस इट। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने पढ़ा था भारतीय जनसंघ, राइट, है ना। तो अब देखो, हु वाज ही, his time period is from 1901 to 1953, he was the leader of हिंदू महासभा, हिंदू महासभा के लीडर। अब देखो, आपने पढ़ा था ना, भारतीय जनसंघ was having its roots in हिंदू महासभा एंड आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब वहां से फिर क्या हुआ, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ये भारतीय जनसंघ के फाउंडर भी थे। मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जब मिनिस्टर बने, कब बने, जब नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द कंट्री। अलोंग विद दैट रिजाइन इन 1950 ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर रिलेशन विद पाकिस्तान। मिनिस्टर बन गए, बट इवन देन ही रिजाइन, एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिजाइन, दैट देयर वाज द डिफरेंसेस इन आइडियाज ओवर द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, राइट। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, एंड लेटर द फर्स्ट लोकसभा was opposed to India policy to autonomy to जम्मू कश्मीर। अब देखो, प्रॉब्लम यहां शुरू हुई। यहां तक तो पहले आपने क्या पढ़ा कि जब कांग्रेस की फर्स्ट आपकी कैबिनेट बनी, उसमें भी मेंबर रहे। बट अब देखो फिर क्या हुआ, जब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ज्यादा ऑटोनॉमी दी ना, किसको, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को। नाउ लेट मी समराइज यू द स्टोरी, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बेसिकली क्या था, जम्मू कश्मीर का जो किंग था, हिज नेम वाज हरि सिंह, राइट, ही वॉज हिंदू बेसिकली, और वहां की जो पॉपुलेशन थी दैट वॉज मुस्लिम। अब जब हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया, आप लोगों ने जब पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में कि हम इंटीग्रेशन करवा रहे थे प्रिंसली स्टेट्स का, तो वहां पे क्या हो रहा था, अब जम्मू कश्मीर के साथ प्रॉब्लम थी। कुछ लोगों को तो लग रहा था कि हमारे इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ ज्यादा कनेक्ट हो, इसलिए हमें पाकिस्तान में इंक्लूड हो जाना चाहिए, है ना। किंग हिंदू था, वो चाह रहा था कि इंडिया के साथ आ जाओ। इसीलिए फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं अभी तक जम्मू कश्मीर का डिसीजन हुआ ही नहीं। हमने और भी पढ़े थे ना, हैदराबाद, जूनागढ़, राइट। लेकिन कश्मीर का क्या था, इशू ऐसे ही अटका हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है सडनली, क्योंकि देखो इंडियन वर कंसीडरिंग दैट जम्मू कश्मीर इज जस्ट लाइक अ क्राउन ओवर द हेड ऑफ इंडिया, राइट, कि हमारा ताज है सर का। हम कंसीडर यही करते आ रहे शुरू से कि कश्मीर जो है वो हमारे सर का ताज है। और पाकिस्तान, they were also thinking that Kashmir should be the part of Pakistan also, only Pakistan only, right। अब इसको लेकर दोनों में कन्फ्लिक्ट्स हो गए। अब कहीं ना कहीं हमने क्या करवा लिया, हमने मानना शुरू कर दिया कि जो जम्मू कश्मीर है ना, वो हमारा पार्ट है। फिर पाकिस्तान वालों को लगा कि भाई ऐसे कैसे तुम कश्मीर को अपना पार्ट बना लोगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1948 में पाकिस्तान पर कश्मीर पर अटैक कर दिया। अब हरि सिंह दैट वाज इज नॉट दैट मच पावरफुल पोजीशन कि वो अकेला एक कंट्री से लड़ जाए। दैट्स व्हाई ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू।
फ्रॉम आवर लीडर्स ऑफ द इंडिया। और हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी इतने सारे असेशंस करवा चुके थे, इतने सारे पार्ट्स को कंट्री में मर्ज कर चुके थे, सो नाउ वी वर आल्सो, यू कैन से वी वर वेटिंग फॉर दिस चांस। इसीलिए जब कहीं ना कहीं हरि सिंह ने हमसे हेल्प मांगी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो हमने भी क्या बोला कि हम आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करोगे। What was instrument of accession? I think it is clear to all of you because we have discussed it in last chapter. यानी कि अगर आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको उससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट पर कहीं ना कहीं वो एक टाइप से अग्रीमेंट होगा कि उस पर साइन करने पड़ेंगे। तो वो साइन कर दिया, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 1948 जम्मू कश्मीर बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। बट इवन देन जम्मू कश्मीर वॉज enjoying some kind of special freedoms, है ना। आप लोगों को पता होगा कि 2019 से पहले हमारी कंट्री में जम्मू कश्मीर में लोगों को जमीन परचेज करने की अथॉरिटी नहीं होती थी। वहां का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता था, है ना। हमारी पूरी की पूरी कंट्री में अगर कोई लॉ बन रहा है तो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है वो उसको सेपरेटली पास करती थी, तब वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होता था। सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ भारतीय जनसंघ बेसिकली। भाई नाउ रिकॉल द लास्ट क्लास जब हमने पढ़ा था कि जो भारतीय जनसंघ का बेसिक आइडिया था दैट वाज रिलेटेड टू अखंड भारत, और अखंड भारत है तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को स्पेशली ट्रीट कैसे कर सकते हो। इसीलिए जो लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू किया उस पर्टिकुलर सिस्टम का कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिल रहे हैं। और इस स्टेप को कहीं ना कहीं क्या कंसीडर किया गया कि कंट्री के अगेंस्ट है, कंट्री के सेंटीमेंट्स के आप अगेंस्ट जा रहे हो, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब वो एजिटेट कर रहे थे तो उस टाइम पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट के बाद ही क्या होता है, उनकी डिटेंशन में ही डेथ हो जाती है। डिटेंशन बेसिकली जब उनको एक टाइप से निगरानी में रखा गया, है ना, तो उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई, राइट। सो आई थिंक all of the chapter is completely clear to all of you, because now the exercise part is left only, that we will discuss in next video. But I hope till now everything is completely clear to all of you. Let me summarize in 2 minutes only. अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्टली आपने स्टडी किया था कि वन पार्टी डोमिनेंस एरा का मतलब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली होता क्या है, जब एक ही पार्टी रूल कर लेती, डोमिनेट कर लेती, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी कंट्री में जब इलेक्शंस होने वाले थे तो व्हाट वर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द कंट्री। कितनी बड़ी कंट्री है, कैसे आप लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे वोटिंग करवाने वाले हो, है ना। इलिटरेसी वाज, यू कैन से इलिटरेसी वाज ऑन इट्स पीक। सो ऐसी कंट्री में एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन करवाना, वो डिक्लेयर करना, दैट वाज इटसेल्फ अ बिग चैलेंज, बट हमने वो भी करवाया। उसके बाद वर्ल्ड ने कंसीडर किया, माना कि यस पुअर कंट्री भी डेमोक्रेटिक बन सकती है, नॉट ओनली वेल्दी एंड यूरोपियन कंट्री कैन बी द डेमोक्रेटिक। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, उसके बाद हमने वो सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर स्टडी किए जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो उसकी आइडियोलॉजी थी बेसिकली, जो उसका रोल था, लिगेसी थी फ्रीडम स्ट्रगल की, ऑल दोस फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी एरा और फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, राइट। उसके बाद हमने और क्या स्टडी किया, उसके बाद हमने स्टडी किया ऑल्दो वी वर हैविंग वन पार्टी डोमिनेंस बट इवन देन वी वर हैविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर पार्टीज आल्सो, है ना। वी हैव स्टडीड सोशलिस्ट पार्टी, अलोंग विद दैट वी हैव स्टडीड भारतीय जनसंघ, मतलब और भी पार्टीज थी जिनका इंपॉर्टेंस था, गॉट इट। उसके बाद हमने पढ़ा था दैट देयर वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज, गॉट इट। हमारी कंट्री में म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होता था कि अगर आप रूलिंग पार्टी से नहीं हो इवन देन यू आर आल्सो रिस्पेक्टेड। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, उसके बाद हमने स्टडी किया जो फैक्शंस हैं, कि एक ही कांग्रेस पार्टी में अलग अलग आइडियाज थे, तो जो फ्रैक्शनलिज्म था उसने भी कांग्रेस की यूनिटी का वर्क किया, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट वाज आल्सो इन द फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी। And along with that, what we have discussed the role of opposition party as well, because I have repeated twice or thrice कि opposition का होना बहुत ज्यादा required है किसी भी successful democracy के लिए, क्योंकि अगर आपका opposition properly work नहीं कर रहा है, it means all of the policy of the government will be implemented as it is, है ना, वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
So the role of opposition is very much important. Got it? So after that we have discussed about Shyama Prasad Mukherjee. We have discussed the major ideas of Congress. Okay. And we have discussed all of the factors that were responsible for the growth of other parties as well. कि जब कांग्रेस पार्टी के उन सारे आइडियाज में कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू हो गया जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो इसने चांस दे दिया अदर पार्टीज की ग्रोथ के लिए. Got it? Hope every term, every single word from the chapter is completely clear to all of you. But if you are having any kind of doubt and query, you can ask your doubts in comment section. Question answer part we will do in next video. Till then, keep learning, keep revising, keep studying, stay connected. Thank you. Thanks a lot.